नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे नंदीग्राम का नेता कौन। पश्चिम बंगाल और असम में 2 चरणों का मतदान पूरा हो गया है और उसके साथ ही जीत हार के दावे भी शुरू हो गए हैं और सबसे अधिक सुर्खियों में बंगाल की नंदीग्राम सीट है, जहां से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कड़े मुकाबले में फंसी हैं। उनका मुकाबला कभी अपने ही खास रहे बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। बीजेपी यहां जीत का दावा कर रही है, जबकि पश्चिम बंगाल के 2016 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर बीजेपी को 5.5% से भी कम वोट मिले थे। बीजेपी उम्मीदवार विजन कुमार दास को मात्र 10,713 वोट 2016 में मिले थे। तब ममता बनर्जी के निष्ठावान और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को 81,230 वोटों से हराया था। शुभेंदु अधिकारी ने 1,34,623 वोटों के साथ 67.2% मत हासिल किए थे, जबकि अब्दुल कबीर शेख को मात्र 53,393 वोट मिले थे। आपको बता दें कि यही वो सारी चीजें हैं आज जिन शुभेंदु की हम बात कर रहे हैं, जिस ममता बनर्जी की हम बात कर रहे हैं, कभी एक थे, कभी एक दूसरे पर अटूट विश्वास था, लेकिन अब अलग अलग, और देखिए ऐसे अलग अलग हुए हैं कि आज एक दूसरे के सामने आए हैं। हालांकि इन दोनों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जनता का क्या फैसला होगा, लेकिन इनके पुराने आंकड़ों को उठाकर देखें, इनके नेतृत्व की बात करें, इनके काम की बात करें, वोटर्स की बात करें, तो बहुत रोचक है नंदीग्राम सीट। उसके तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। पूरा के पूरा वोट परिवर्तन के पक्ष में हुआ, तुष्टिकरण के खिलाफ हुआ। 30 में 30 भाजपा जीते। तो देखा आपने, अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने तर्क हैं, और क्योंकि अब प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के सामने इस इलेक्शन को फेस किया है, तो निश्चित तौर पर कुछ तीखी प्रतिक्रियाएं तो निकलेगी ही। देखिए, बहुत बड़ी बात होती है, 13 साल का साथ तोड़ा शुभेंदु ने उनके साथ, और उसके बाद भी जब बात आगे बढ़ने की आई, जब दिल्ली आने की बात हो रही थी, लोकसभा की बात हो रही थी, तब भी उत्तराधिकारी के रूप में अपने भाई को बात दे गए, कमान दे गए, और उनके भाई अभी भी सांसद है। सवाल यह उठता है कि इतना देने के बाद भी ममता बनर्जी से ना बन पाई, और ना बन पाने का नतीजा हम और आप देख रहे हैं। आगे क्या होगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। कौन होगा नंदीग्राम का असली में नेता, किसका वर्चस्व और किसकी चलेगी, हम विस्तार से बात करेंगे। मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय चौधरी जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और टीएमसी प्रवक्ता फरीद खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं जय चौधरी जी आपसे लेना चाहती हूं। ये जो बातें हम सुन रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी पहले ममता के साथ थे, और ममता दीदी का साथ देने के बाद जो उन्हें 13 साल का नाता तोड़ा, आज ऐसे अलग हुए हैं कि आज फिर एक दूसरे के सामने हैं। क्या लगता है, पुराने आंकड़ों को देखें, पुरानी वोटिंग्स को देखें, नेतृत्व को देखें, अच्छा खासा अधिकारी परिवार का भी वहां पर पकड़ रही है, क्या लगता है इस बार नंदीग्राम का नेता कौन होगा? मेरी आवाज पहुंच रही है जय चौधरी जी आपको? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। बोल रहा हूँ कि नंदीग्राम में कभी भी कभी कुछ रहा नहीं, वर्चस्व रहा नहीं। वो शुभेंदु अधिकारी के भरोसे पे नंदीग्राम आंदोलन लड़ी थी, अधिकारी परिवार के भरोसे पे वो नंदीग्राम अभी तक जो भी अपना पॉलिटिकल काम था, राजनीतिक काम था, वो करती थी। आज शुभेंदु अधिकारी उनके पार्टी से एमएलए से रिजाइन दिया, उनके मंत्रित्व से रिजाइन देकर के एक साधारण नागरिक के रूप में हमारे भाजपा में शामिल हुए और आज उनसे प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। देखिए, आप देखोगे कि ममता बनर्जी कलकत्ता की भवानीपुर सीट छोड़ करके अर्थात ऐसा क्या हो गया कि वहां चले गए। भवानीपुर में लोकसभा में हमने हराया था और यहाँ पे उनको डर था कि ये यहाँ पे हार जाएगी। वहाँ पे नंदीग्राम में एक खास समुदाय, पर्टिकुलर माइनॉरिटी, उनका बिल ज्यादा है और इनको लगता है कि माइनॉरिटी इनकी संपत्ति है, इनकी ये वोटिंग करती है, तो वो उसके लिए वहां चली गई। लेकिन
जब इन्होंने देखा कि वामफ्रंट के संग में आईएसएफ जो धर्मगुरु है यहाँ पे भाईजान, उनका जब आत्म समझौता होता है तो ये वहां से भी भयभीत हो जाती है, और भयभीत चक्कर में वो ऐसी भयभीत हुई है कि वो अनाप शनाप बक रही है। कभी बोलती है कि इलेक्शन जाने दो, निर्वाचन जाने दो, मैं एक एक को घर से निकाल के देखूंगी, चुन चुन के देखूंगी, फिर गद्दार में नहीं बुझा सकता है। कभी बोलती है कि तू यहाँ के मन, तुम मुझे मारा है, हमें सब खबर है, तुमने मेरे पाँव तोड़ा है। कभी बोलती है कि तुम गद्दार हो, तुम इलेक्शन जाने दो, तुम्हें कोई नहीं बुझा सकता है, तुम दिल्ली जाओगे, लखनऊ जाओ, जहाँ से जाओ, मैं वहाँ तुम्हें ला करके देखूंगी। तो ये अपना जो है वो सब कुछ खो बैठी है। और जो नंदीग्राम से संघर्ष के ममता बनर्जी आज मसनद पहुंची थी, वही नंदीग्राम उनको उसी एक रास्ता दिखाएगा, और उसी नंदीग्राम से वो मुंह की ओर गिरेगी। चलिए ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास। फरीद खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरीद जी, आपने भी सुना किस तरीके से जय चौधरी जी को लगता है कि इस बार उनको अच्छा खासा जवाब शुभेंदु अधिकारी देंगे, लेकिन ममता दीदी का एक लंबा वर्चस्व रहा है और विकास की हम दृष्टि से भी देखें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं। देखिए, एक बात को मैं बहुत एग्री करती हूं, कोई भी राजनीतिक दल हो, कुछ तो किया ही गया होता है, तभी जनता बार बार उसे चुनकर लाती है। लेकिन वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो कभी साथ में थे, आज वो साथ नहीं, और ऐसे साथ नहीं कि साथ नहीं भी हैं और सामने भी हैं। तो अब तो खैर ईवीएम में जो भी जनता ने अपना फैसला दिया वो कैद हो गया है, लेकिन फिर भी असल में यदि हम वर्चस्व की, काम की और एक लोकप्रियता की बात करें, तो क्या लगता है आपको इस बार कौन होगा नंदीग्राम का नेता? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जय चौधरी जी की बातों में कुछ 2-3 चीजों का जवाब दूंगा कि जो उन्होंने कहा कि भवानीपुर छोड़कर चली गई, तो सबसे पहले अगर ममता बनर्जी के बारे में कुछ बात करनी है तो ममता बनर्जी को इतिहास को समझने की बहुत खास जरूरत है। ममता बनर्जी कोई आज की नेत्री नहीं। ममता बनर्जी 7 बार एमपी रह चुकी हैं, 2 बार विधायक रह चुकी हैं। और ममता बनर्जी की जो जीवनी है वो पूरी संघर्ष से भरी हुई है। और ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है जिनको हम लोग बंगाल में अग्नि कन्या के नाम से जानते हैं। ममता बनर्जी किसी भी तरह का कोई भी चीज का चैलेंज एक्सेप्ट करने में बहुत माहिर है, वरना कोई भी इंसान अपना घर छोड़कर किसी दूसरे के den में जाकर इलेक्शन लड़ने नहीं जाता है, अपना कोई जाकर पांव तोड़वाता नहीं है। मेरे भाई साहब को पता चलना चाहिए, हमारे अच्छे मित्र हैं, कि अपना पांव कोई भी तोड़वाता नहीं है, चाहे वो खुद वो हो या मैं। जिस तरह से उनके डर से बीजेपी वाले लोगों ने उनके पांव को तोड़ने की कोशिश की है कि वो यहाँ से इलेक्शन ना लड़े, जिस तरह से लोगों ने उनको भगाने की वहां से कोशिश की। खैर, जो बात निकली है तो चलेगी, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी 90% से ज्यादा वोट लेकर फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और मुझे बड़ा अफसोस है कि कम से कम बीजेपी वालों को, शुभेंदु जी हमारे अच्छे नेता थे, अच्छे नेता हैं, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि एक शुभेंदु नेता एक अच्छे नेतृत्व के मालिक हैं, उनको एक अच्छी सीट देनी चाहिए थी, ताकि अगर उनको यहाँ से हार के अगर कहीं चले जाते हैं तो फेस सेविंग के लिए भी कुछ एक मौका मिलना चाहिए था। मुझे बड़ा अफसोस रहेगा कि शुभेंदु जी वहां से हार रहे हैं, और मुझे बीजेपी वालों को तरस आ रहा है कि इतने अच्छे नेता को उन्हें कोई दूसरी सीट देनी चाहिए थी, एक अच्छा नेता वो खोएंगे, तो बड़ा अफसोस की बात है। रही बात कि सरकार तो 2 मई को आने वाला दिन बता देगा कि किसमें कितना दम। ममता बनर्जी अच्छी नेत्री है, ममता बनर्जी को लोगों ने माना है, ममता बनर्जी को लोगों ने जाना है, ममता बनर्जी को बंगाल की जनता चाहती है, और वो उनको जरूर जिता के फिर से लेके आएगी। न सिर्फ वहां से जिता के लेके आएगी, पूरे बंगाल से 200+ सीट हम लेके आ रहे हैं और हम सरकार फिर से बनाएंगे। ठीक है जयराम जी, क्या लगता है जय जी कि जिस तरीके से ये तमाम बातें हम सुन रहे हैं, और बार बार एक बात आई थी, पहले 2011 से अभी तक की हम बात करें तो मुस्लिम वोटर्स को निर्णायक माना जाता है, क्या इसका फायदा आज भी उतना ही प्रभावी रूप से है और उसका असर दिखेगा नतीजों पर? ऐसा है कि आप मुस्लिमों को सब पर अपना वोटर समझेंगे, क्यों नहीं उनको आम नागरिक समझते, क्यों उनको हमेशा एक खास समुदाय के लिए जाना जाता है, क्यों खास समुदाय के लिए वो वोट करेंगे, क्यों नहीं वो भी शिक्षित होंगे। आज देखिए, खाली के मैंने ममता बनर्जी की जो उन्होंने हमारे पत्रक में बोला, प्रवक्ता तृणमूल के, कि उनका संघर्ष रहा है, अग्नि कन्या है, एकदम मैं मानता हूँ। पहले उनको बोला था अग्नि कन्या, जब वो फेल हो गया तो स्वतंत्र प्रतीक, सत्य के प्रतीक है, वो फेल हो गया। फिर उनको रहा है कि बांग्ला निजेर मेघे चाय,
मैंने एक से एक वो अपने आप को ब्रांडिंग में डाल रही है कि कौन सा ब्रांडिंग उनका हिट हो जाए और कौन सा ब्रांडिंग उनको पकड़ ले जनता। ये खाली जनता को गुमराह करने की बात है। वो जनता को वो नो तो मुसलमान की तैसी है, नो हिंदू की तैसी है। इससे पहले जब ममता बनर्जी, शायद मुझे पता होगा, जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी उस समय वो अपना हठात एक दिन उन्हें इच्छा हुआ कि वो अपना नाम पूरा नहीं लिखेगी, ममता बनर्जी के बदले में वो खाली लिखती थी ममता। उनको लगा था कि इससे लिखने से मुसलमान उनसे खुश होंगे। अभी जब देख रहे हैं कि उनसे हिंदू भी उनसे घिसक गया, मुसलमान भी घिसक गया, तो अभी वो कभी चंडी पाठ करती है, कभी वो सरस्वती वंदना करती है, कभी मंच पे बैठ के बोलती है कि मेरा गोत्र शांडिल है, मैं हिंदू की बेटी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो उन्होंने जितना ताश था उनके पास, जितना था उन्होंने सब ताश खेल चुके हैं। तो उनके पास और कोई बचाव गिरेबान में बचा हुआ नहीं है। अब उन्हें थोड़ा सा संयम होना पड़ेगा। विपक्ष में कैसे बैठा जाता है उन्हें सीखना पड़ेगा फिर से, और विपक्ष में बैठने के लिए वो जनता ने संदेश दिया है, वो अब विपक्ष में बैठे। ठीक है फरीद जी, एक बात जिस तरीके से यहाँ पर विशेष वर्ग को लेकर आ रही है, देखिए ये हम सब जानते हैं कि जातीय समीकरण किसी भी स्टेट के इलेक्शन हो बहुत प्रभाव डालते हैं। ये शुरू से हमेशा बिल्कुल सटीक रही है ये बात। अब हम सबको यदि एक मान के चले, हम सबको एक मानते भी हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि जो जातिगत समीकरण होते हैं जिनका प्रभाव ज्यादा होता है वो निश्चित तौर पर निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। क्या लगता है नंदीग्राम में, मैंने क्योंकि कुछ आंकड़े पुराने हमने निकाले हैं, वहां पर निश्चित तौर पर एक जो बड़ा आंकड़ा है मुस्लिम वोटर्स का, नंदीग्राम के ही कुल हम यदि बात करें तो कुल वोटर्स करीब 2.25 लाख के करीब है, और इसमें से यदि हम मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो अच्छा खासा आंकड़ा है। तो लग रहा है कि प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जय जी ने जिस तरीके से बोला कि उनको लग रहा है कि उनकी जो वो थोड़ी सी जमीन खिसकी है, इसलिए अब वो इस बार के इलेक्शन में हिंदुओं की बात करने लगी, अपने गोत्र की बात करने लगी, चंडी पाठ करने लगी। तो कहीं ना कहीं देखिए वर्ग विशेष तो आ ही रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में हम लोग किसी जाति या किसी भी धर्म के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। बंगाल की ये खासियत है। बंगाल में हम लोग इंसान को इंसान मानकर चलते हैं, और हम लोग कोई भी जाति, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ट्राइब हो या कुछ भी हो, तो ये बात को दरकिनार कर देते हैं। हम लोग इस पर नहीं चलते। ना मेजोरिटी किसी के मालिक है, ना हम किसी मेजोरिटी के मालिक है, ना माइनॉरिटी के मालिक है। हम लोग अपने काम पर, अपने डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगते हैं। लोग हमें वोट देंगे कि 2016 में 2014 से लेके 2021 तक क्या फर्क आया। 2014 में 60 रुपए में पेट्रोल था, आज 2021 में लोग 100 रुपए में पेट्रोल खरीद रहे हैं। लोग हमें इसलिए वोट देंगे, लोग बीजेपी को इसलिए वोट नहीं देंगे कि बंगाल में जैसे चिप में जितने हर आराम से हमको हर चीज मिल जाती है, वो बीजेपी आने के बाद महंगी हो जाएगी। जातिवाद में हम बढ़ जाएंगे। इंसान को इंसान के रूप में नहीं देखा जाएगा, इंसान को हिंदू और मुसलमान के रूप में देखा जाएगा। इसलिए बंगाल की जनता ये नहीं मानती है। बंगाल की जनता इसलिए ये चीज नहीं मान रही है, और उन्होंने अभी से सिरे से बीजेपी को नकार दिया है। बीजेपी को सिर्फ इसी वजह से लोग नकार रहे हैं कि बीजेपी एक जातिवाद पार्टी, और बंगाल में हम लोग जाति का समीकरण लेकर नहीं चलते। बंगाल विद्वानी की धरती शुरू से रही है, और आज भी बड़े बड़े विद्वान यहाँ मौजूद हैं। वेस्ट बंगाल ने देश को श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी दिए, बंगाल ने स्वामी विवेकानंद दिया, बंगाल से हमारे श्री रामकृष्ण परमहंस जी यहाँ से रहे। बंगाल काजी नजरुल इस्लाम की धरती रही है। तो बंगाल ये सब चीजों को मानने के लिए राजी रही। इसलिए बंगाल की जनता हिंदू और मुसलमान देखकर नहीं, ममता बनर्जी को देखकर, ममता बनर्जी के विकास को देखकर वोट देने जा रही है। और वही नंदीग्राम के लोगों ने और बंगाल के लोग यही काम करने जा रहे हैं। मैं कहूंगा, स्पेशली अगर नंदीग्राम की बात आती है तो मुझे पर्सनल तौर पर बड़ा अफसोस होगा कि शुभेंदु जी हार रहे हैं और एक अच्छा नेता बीजेपी खो रहा है। चलिए एक छोटा सा सवाल आप ही से ले रही हूं मैं फरीद जी, क्या लगता है कि इलेक्शन तो देखिए हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, नंदीग्राम की हम खास तौर पर बात कर रहे हैं। 2-3 बातें बहुत आई थी चुनाव प्रचार के दौरान। ममता दीदी का पैर चोटिल हुआ और पूरा प्रचार उन्होंने व्हील चेयर से किया। ठीक है, बहुत सारी बातें उसके पीछे बोली गई कि जानबूझ के किया गया, फिर कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत बातें हुई हैं, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहती। लेकिन जिस तरीके से कल वोटिंग हो रही थी तो ये भी खबरें आई हैं कि शुभेंदु अधिकारी पर हमला हुआ है, वो जहाँ थे उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। तो ये तमाम जो बातें हैं
इस तरह की बातें आना और असल में ये तमाम चीज़ें हुई हैं, ये क्या मैसेज देती हैं? क्या प्रभावित करने के लिए तमाम चीज़ें बोल दी जाती हैं या जनता का माइंड डाइवर्ट होगा? देखिए, उन्हें जो करना है वो निर्णय तो उन्हें पहले ही ले लिया होगा जनता ने कि उन्हें क्या करना है, फिर इस तरह की चीज़ें क्या अच्छी लगती हैं? इलेक्शन जब आता है तो कई तरह ग्रुप होते हैं। आपने एक साइड की बात सुनी, उससे पहले ही परसों रात को केशपुर में हमारे एक कार्यकर्ता पे छुरी से हमला किया गया, वो अभी हॉस्पिटल में है। तो ये तरह तरह की घटनाएं आती हैं, ग्रुपिंग होती होगी। और जिस तरह से शुभेंदु जी ने हमारे वर्करों पे हमला कराया, हमारे वर्करों को, वोटरों को वोटिंग स्टेशन जाने से रोका है, वही चीज सुनकर मुख्यमंत्री को खुद, जो हालांकि मुख्यमंत्री सब छोटी छोटी चीजों में आगे नहीं जाती है, खुद जाकर बोयाल पोलिंग स्टेशन पे जाके बैठना पड़ा। आईजी, डीआईजी और ऑब्जर्वर सबको बुला के उनसे जब तक प्रॉमिस नहीं करा लिया कि इन लोगों को शांति से वोट देने दिया जाए, तब तक वो वहां से नहीं हटे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पर शुभेंदु ने, क्योंकि सीधी सी बात है, मरता क्या नहीं करता, शुभेंदु को मालूम था कि हम हारने वाले हैं, हमारे लोग हमको वोट नहीं दे रहे हैं, तो जहां जहां वो वोट कैप्चरिंग कराने का कोशिश कर रहे थे, उसी में कुछ ना कुछ दो ग्रुप में हादसे हुए होंगे। चलिए, लेकिन ये हमारे वर्करों पे हमला करा रहे हैं और पूरी रिपोर्ट हटा के देख लीजिए। हमने कल 63 कंप्लेन की है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने एक पर भी ध्यान नहीं दिया है। और उनकी एक कोई कंप्लेन हुई ना, हमारे लोग मारा गया, हमारे लोगों ने अरेस्ट किए। और आज हमारा भी, हमारे सीनियर नेता लोग एक अच्छा डेलीगेशन हमारा इलेक्शन कमीशन से मिल गया, उसकी हमने शिकायत की है और हमको उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस पर कोई एक्शन लेगा। जय जी, अपनी बात रखिएगा, कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन बात, मेरा एक सवाल ये है, बूथ कैप्चरिंग की बात यहाँ पर कह रहे हैं फरीद जी कि कुछ करना चाह रहे थे शुभेंदु अधिकारी, इसलिए देखिए इस तरह की घटनाएं होंगी। दूसरा, ममता बनर्जी ने भी कल राज्यपाल को भी फोन लगाया था, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ के लोग जो हैं बाहरी लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे, मतलब जो बाहरी लोग हैं वो प्रभावित कर रहे हैं वोट्स को, और उन्होंने भी बहुत सारी बातें रखी हैं। क्या दर्शाती हैं ये तमाम बातें? इस तरह से करने से क्या होगा? पहले तो आपको बता दें कि केशपुर में हमारे प्रार्थी के ऊपर में, कैंडिडेट के ऊपर में जो जानलेवा हमला हुआ था, उसे सब टीवी ने कवर किया था। और वो हमला देख करके रूह पर काम जाती है, किस तरह से लाठी से, बांस से, ईंटे से, पत्थर से, किस तरह से गाड़ी के ऊपर हमला किया गया। और इसी तरह बाल बाल हमारे जो कैंडिडेट थे बच गए, जान से बच गए। पहली बात तो बंगाल का जो इतिहास रहा है, रक्त की होली, खून की होली इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन कुछ हद तक शुरू कर दिए हैं और कुछ हद तक इलेक्शन कमीशन उससे कम कर दिए हैं। कल ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दूसरी बात, ममता बनर्जी वोटर को प्रभावित करने के लिए 2 घंटे से एक ही बूथ में बैठी रही और ये वोटर को उस्का रही थी, वोटर को बोल रही थी कि तुम लोग वोटिंग करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये हमारा कोई मकसद नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल पुलिस फोर्स थी, वहाँ पे वेस्ट बंगाल की पुलिस फोर्स थी और थे सभी। और सभी ने बोला कि कहीं पे कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रही है, लेकिन उन्हें वोटर्स को प्रभावित करना था, उन्हें उस बूथ में बैठ कर वोटर्स को प्रभावित करना था, इसलिए वो 2 घंटे धरने में बैठ गई। जो ममता बनर्जी आए दिन, और ममता बनर्जी के मंत्री, उनके पार्टी के सदस्यगण आए दिन राज्यपाल को कोसते रहते थे, राज्यपाल के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते थे, वो ममता बनर्जी अपनी बौखलाहट में राज्यपाल को फोन कर बैठी कि आप संविधान प्रमुख हैं, आप हमें बताइए। आज तक जब तक मुझे नहीं पता कि किसी दिन भी एक बार भी ममता बनर्जी ने राज्यपाल जी को माना हो, राज्यपाल जी को समझा हो कि हाँ ये हमारे संवैधानिक स्थान है, कभी नहीं। आज उनको जब वो हारने लगी है, उन्हें डर बैठ गया है मन में, तो उनके बौखलाहट के दर्शाती है कि हाँ अब तो मुझे ग्रुप में बैठना है, तो राज्यपाल से बात करें, राज्यपाल को बोलो। और वो विरोधी नेत्री की तरह, जैसे अपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं, वैसे ही वो अपने आप को दर्शा रही है। ठीक है, फरीद जी अपनी बात रखिए। जी हाँ, देखिए ममता बनर्जी, हम लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि हम बंगाल के लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या हो रही है बीजेपी के द्वारा, बीजेपी इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई और सेंट्रल फोर्सेस को लेकर जिस तरह से इलेक्शन लड़ रही है, आज आपको देखकर आश्चर्य होगा कि एक चीफ मिनिस्टर वहां खुद बैठे हुए हो, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, फोर्सेस उनकी बात नहीं सुन रही है। तो किस तरह से, क्योंकि एक दिन पहले यहाँ से गृह मंत्री घूम के गए थे, उन्होंने कान में क्या पढ़ के फूक के गए थे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखने तो नहीं नजर आ रहा है कि जो बोल दिया है तुम्हें जो करना है करो। हमारी 63 कंप्लेन जाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, और दूसरे की एक बात पर पूरी गुंडागर्दी हो रही थी, इलेक्शन बूथ कैप्चर कर लिए जा रहे थे।
तो स्वाभाविक तौर पर ममता बनर्जी हमारे जो यहाँ के जो हेड है गवर्नर साहब, उनको फोन करके उन्होंने ये चीज बताई। तो आप ये खुद देखिए कि ममता बनर्जी को बेबस करने के लिए ये जो कोर्ट यहाँ भेजी गई, मैं तो कह रहा हूँ बार बार कि हम इलेक्शन सिर्फ बीजेपी से नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईडी, सीबीआई और सेंट्रल फोर्सेस से लड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे कि ममता बनर्जी वहां पर लोगों को प्रभावित करने के लिए वहां बैठी हुई। साहब मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, ममता बनर्जी वहां पे प्रभावित करने के लिए नहीं बैठी थी। ममता बनर्जी से तो पूरी बंगाल की जनता प्रभावित है, और ममता बनर्जी से जो प्रभावित लोग हैं वो ममता बनर्जी को आंख बंद कर वोट दे रहे हैं। ममता बनर्जी सिर्फ इसलिए गई थी कि लोग वोट दे सके, आप हमारे वोटरों को रोक रहे थे। ममता बनर्जी को जिस तरह से देखकर बंगाल की जनता और खासतौर से हम अपनी महिलाओं, बहनों और माताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो जिस तरह से निकल कर आ रही हैं ममता बनर्जी को वोट देने के लिए कि बंगाल को बांग्ला निजर में के चाहे बंगाल अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी को फिर से एक बार वोट जिताएगा, चाहे जितने लोग भी बाहर से आ जाए। मगर लोग ममता बनर्जी को वोट देने के लिए निकल रहे हैं। ममता बनर्जी इसीलिए जा रही थी कि आप शांतिपूर्वक लोगों को वोट देने का काम करें, लोगों को वोट दें। और जब हम आगे वहां से IPS इंचार्ज अरविंद देव त्रिपाठी ने विश्वास दिखाया कि आप आराम से जाइए, हम यहाँ पूरा वोट दिलाएंगे, तो ममता बनर्जी वहां से उठ के चली। बिल्कुल ठीक है। चलिए जय जी, एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे। देखिए अब क्या होगा, अपना अपना पक्ष आप रखेंगे, लेकिन वाकई में जनता जनार्दन के दिल में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये निर्णय 2 मई को मिल जाएगा, लेकिन शुरू से लेके अब तक की बात देखें, क्या लगता है ये जो बदलाव हम देखते हैं, पहले एक साथ होना, बाद में अलग हो जाना, और अलग होने के बाद एक दूसरे पर प्रहार करना, छीटाकशी करना, और एक दूसरे के सामने इलेक्शन में भी आ जाना, ये तमाम चीजें जनता किस तरीके से लेती होगी? क्योंकि विश्वास बनता है, और जब ये दल बदल की बात आती है तो बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत कुछ सुनना समझना पड़ता है। उतना विश्वास लगता है आपको कि इस इलेक्शन में आमने सामने होके इनने किया होगा, या भारतीय जनता पार्टी ने उतना विश्वास जो है वो जनता में जगाया होगा? शुभेंदु अधिकारी कहीं से उठ करके नंदीग्राम में नहीं गए हैं। वो नंदीग्राम के वोटर हैं, इससे पहले वहाँ पे विधायक रह चुके हैं, वहाँ का MP रह चुके हैं। ममता बनर्जी यहाँ से जाकर के वहाँ गई है, वो बाहरी है, और वहाँ पे नंदीग्राम की जनता, आप तो वहाँ पे कवर किए होंगे, नंदीग्राम का जनता हर घर से एक ही पुकार कर रही है कि शुभेंदु दादा हमारे हैं, इस बार मेरे को दादा को जिताना है। हर घर से एक ही पुकार आ रही है, जयश्राम की और शुभेंदु दादा को जिताना है। वहाँ पे ममता बनर्जी गई थी, और ममता बनर्जी का जो इतिहास रहा है, एकदम सही उन्होंने बोल रहा है कि चाहे वो विरोधी हो, उनका तोड़फोड़ की राजनीति रही है, हमेशा तोड़फोड़, चाहे वो इससे पहले विधानसभा तोड़ चुके हैं, विधानसभा को टुकड़े टुकड़े कर चुके हैं, और इसी इलेक्शन कमीशन के अंदर में ही उन्होंने विधानसभा जीता है। इसी इलेक्शन कमीशन के अंदर में वो MP हुई थी, MLA हुई है। यही CRPF, यही केंद्रीय सुरक्षा बल के भरोसे पे वो 2 बार सत्ता में आई थी। उस समय उन्हें नहीं था अफसोस कि उस समय उन्होंने नहीं किया था। यही पुलिस कमिश्नर जिसके बारे में अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे, आज की अखबार में भी आई है, इसी पुलिस कमिश्नर को उन्होंने कंपल्सरी वेटिंग में भेजा था, इसी पुलिस कमिश्नर को। आज उसी पुलिस कमिश्नर कहने पे वो बोलती है कि हाँ मैं जा रही हूँ, आप देख लेना। वही पुलिस कमिश्नर उनको तो एश्योर करते हैं कि सुबह से आज तक अभी तक कहीं से भी प्रॉक्सी वोटिंग नहीं हुई है। उन्होंने बोला कि नहीं आपके वर्दी पे दाग न लग जाए। उन्होंने बोला कि मेरे वर्दी पे कोई दाग नहीं लगेगा, आप स्टेट रहो, मैं वर्दी में रहते हुए कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी हमारे वर्दी में दाग आए। तब जाके वो एसओबी नहीं होती है, और जब वो थक हार जाती है तब जाके वहां से वो हटती है। ऐसा कोई नहीं है कि पुलिस कमिश्नर ने उनको कंफर्म कर दिया, एश्योर किया, तो वो जाके हट गई। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। अम्फान से लेकर के कोविड के टाइम में जो चावल चोरी हुआ, अम्फान में जो पिछपाल हुआ कटमनी की सरकार से, यहाँ की जनता स्वस्थ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी, सुन लीजिए, ममता बनर्जी मंच से बोलती है कि हमारा जो नेता कटमनी के हो, जनता की कटमनी को लौटा दें। और इसलिए बंगाल में मारामारी होता है, बंगाल में लाइन पड़ता है, भाई मेरा भी पैसा दो, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। तो ये आपकी सुप्रीमो, आपकी पार्टी सुप्रीमो मान चुकी है कि ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बॉटम, हर कोई करप्शन में लिप्त है, और इस करप्शन में कुछ भी भ्रष्ट है। जनता इनसे निदान चाहती है। जनता जनार्दन बोलती है कि बहुत हो चुका 10 साल, ठीक है, अब मुझे माफ करें, मैं परेशान। चलिए बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। फरीद जी कुछ कहना चाह रहे थे?
मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से अम्फान की ये लोग बात करते हैं, अम्फान में तो हमने इनसे 11,000 करोड़ का पैसा मांगा था। इन्होंने आज तक सिर्फ 1,000 करोड़ प्रधानमंत्री जी आए थे, वो भी हवाई जहाज से देख के चले गए थे और साथ साथ 1,000 करोड़ दिया था। बाकी देने की बात थी, आज तक नहीं दिया। मैं तो प्रणाम करना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ हमारी नेत्री ममता बनर्जी को, जो उन्होंने जिस तरह से अम्फान के टाइम में संभाला। और कोरोना के टाइम, कोविड के टाइम में जब लोग अपने घरों में छुप के बैठे हुए थे, ये एक अकेली नारी, एक अकेली औरत रास्ते में निकल कर लोगों के घर जा जाके राशन पहुंचाने का जिस तरह से काम किया है, लोगों के घर को बचाने का काम किया है, लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया है, और हॉस्पिटल में जाकर सबका सही तरीके से इलाज हो, उस तरह से बचाने का काम किया है। हम उसी आधार पर लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं और हमें यकीन है कि वो ममता बनर्जी को उसी आधार पर, जिस अम्फान का ये लोग ब्लेम कर रहे हैं, हम उसी पर विश्वास कर रहे हैं कि उसी विश्वास पर, उसी काम को देखकर हमारे बंगाल के लोग ममता बनर्जी को वोट देंगे, टीएमसी को वोट देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाली 2 मई को जो रिजल्ट आएगा और हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नंदीग्राम का नेता कौन, बहुत बड़ा सवाल भी है और इसका निर्णय 2 मई को मिलेगा, हमारे और आपको, हम सबको। लेकिन देखिए, बहुत दिलचस्प है, एक तो महत्वपूर्ण सीट, हॉट सीट जिसको कहा जाएगा, एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी। और वो शुभेंदु जो कभी ममता के साथ हुआ करते थे, उनके करीबी माने जाते थे, 13 साल साथ रहे, उसके बाद नाता टूट गया। और नाता ऐसा टूटा कि बीच में बहुत स्थितियां बनी किसी और के आने की, पर अब देखिए इस इलेक्शन में आमने सामने हुए हैं। क्या होगा जनता के दिल में, खास तौर पर पश्चिम बंगाल में तो ममता दीदी का खूब राज चला, नंदीग्राम में इस बार क्या होगा, वहां का नेता कौन होगा, ये वाकई बहुत दिलचस्प सवाल है। और जब नतीजे आएंगे तो पता चल भी जाएगा कि आखिर जनता ने किसे अपना नेता नंदीग्राम से चुना है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।